हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम अकाउंटेंसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी की कुछ बेसिक टर्म्स में। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 7 टॉपिक्स पर, जो कि है कैपिटल, ड्रॉइंग, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन और लॉस। इनके बारे में बेसिकली आपने सुना तो होगा कि ये सब नाम आपने सुने हैं, लेकिन आज इनका पर्टिकुलर मीनिंग पता करेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। लेट अस स्टार्ट विद कैपिटल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल? कैपिटल इज an initial amount which is invested by an owner to the business। एक अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। An amount which is invested by owner। एक अमाउंट जो ऑनर इन्वेस्ट करता है किसमें? बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो वर्ड अमाउंट हम यहां यूज कर रहे हैं, इस अमाउंट का मीनिंग क्या है? तो अमाउंट इज इन एनी वे, किसी भी वे में वो इन्वेस्ट कर सकता है। मींस टू से जरूरी नहीं है कि नॉट कंपल्सरी टू इन्वेस्ट कैश, जरूरी नहीं है सिर्फ कैश ही इन्वेस्ट करे, कैश की जगह और भी बहुत सी चीजें वो इन्वेस्ट कर सकता है। क्या क्या? जैसे अमाउंट मीन्स कैश इन्वेस्ट कर सकता है। एनी फर्नीचर, एनी मशीन, stock, etc. These can be invested by an owner to the business at initial point। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इनिशियली वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। जो भी चीज वो इन्वेस्ट करता है दैट इज नॉन एज द कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलेंगे। अब ये अमाउंट जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया कि अमाउंट क्या हो सकती है, तो अमाउंट किसी भी वे में हो सकता है। कैश भी कर सकता है, स्टॉक इन्वेस्ट कर सकता है, फर्नीचर इन्वेस्ट कर सकता है, मशीन इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए started a business। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए started a business with cash, stock, furniture, machine, building, etc. तो these are the part of his capital। ये सभी उसकी कैपिटल के पार्ट हैं। ये सब कुछ मिलाकर उसकी क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज एन इनिशियल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय एन ओनर टू द बिजनेस। दैट अमाउंट मे बी इन टर्म ऑफ कैश, मे बी फर्नीचर, maybe machine, maybe stock, maybe building, maybe whatever he is investing। क्या जो भी वो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके, क्लियर वन पॉइंट। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन एनी वे, दैट इज नॉन एज कैपिटल। सेकेंड हम पॉइंट डिस्कस करते हैं ड्रॉइंग के बारे में। सेकेंड जो हमारा टर्म है वो है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्रॉइंग? अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज नॉट द कैपिटल। अब ड्रॉइंग वो होता है, कई बार क्या होता है जब एक बिजनेसमैन बिजनेस रन कर रहा होता है उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है उसको। दैट रिक्वायरमेंट इफ ही इज फुलफिलिंग फ्रॉम द बिजनेस, वो रिक्वायरमेंट अगर बिजनेस से फुलफिल करता है दैट इज नॉन ड्रॉइंग। मीन्स टू से जब भी एक बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। Whatever
withdrawing by a proprietor for the personal use in the business. That is not drawing. हम इसको एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं. Anything withdrawn by owner for business for personal use. हमें पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट आइडेंटिटी, दोनों की क्या होती है? सेपरेट आइडेंटिटी होती है. तो जब भी बिजनेसमैन को कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, उन पर्सनल रिक्वायरमेंट को बिजनेस से फुलफिल करता है, दैट इज नॉन एज द ड्रॉइंग. व्हाटएवर ही इज टेकिंग फ्रॉम द बिजनेस और पर्सनल यूज, कुछ भी लेता है उसको क्या कर सकता है? ही कैन विथड्रॉ कैश, कुछ कैश ले लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए. ही कैन टेक स्टॉक, मान लो उसने बिजनेस से कुछ स्टॉक ले लिया, जो भी उसकी रेगुलर डीलिंग का जो स्टॉक अवेलेबल होता है उसको पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, उसकी भी ड्रॉइंग कर सकते हैं. एनी एसेट्स, बिजनेस की कोई भी एसेट्स होती है उसको क्या करता है? पर्सनल यूज के लिए ले लेता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रॉइंग. उसको भी क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग. तो ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग मीन्स एनीथिंग withdrawn by a proprietor for his personal use. ध्यान रखना, पर्सनल यूज. अगर पर्सनल यूज के लिए अगर वो कुछ भी विड्रॉ करेगा, दैट इज नॉट ड्रॉइंग. अभी क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी कैश, इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी असेट. ये एक असेट भी हो सकती है जो एक बिजनेस में विड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए. दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. तो कैपिटल वो होता है विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस in any way, that is capital. And drawing which is taken by a businessman from the business for the personal use, that is not drawing. Clear? Now the next one is revenue. थर्ड पॉइंट हमारा आता है रेवेन्यू के बारे में. आप रेवेन्यू को क्लियर करने के लिए दो तीन चीजें एक साथ ले लेंगे. यहां पर रेवेन्यू, नंबर 4 इनकम, एंड नंबर 5 प्रॉफिट. इन तीन चीजों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं. रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, और एक वर्ड गेन भी हमने यूज में लिया है, नंबर 6 गेन. वैसे तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि चारों का मीनिंग एक ही होता है. सब में क्या होती है? एक तरह से इनकमिंग हो रही है. रेवेन्यू किसको यूज करते हैं कि एनीथिंग इनकमिंग फॉर द बिजनेस. बिजनेस में जो भी चीज आती है, कमा रहा है वो कुछ, उसको क्या बोलते हैं? इनकम का रेवेन्यू बोलेंगे. इनकम को भी आप सिमिलराइज करोगे कि ये भी एक जैसी होती है. प्रॉफिट भी सेम ही होता है. गेन और प्रॉफिट में तो कोई डिफरेंस लगता ही नहीं हमें, लेकिन हम इनको पर्टिकुलर डिफाइन कर देंगे कि क्या मीनिंग होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की. रेवेन्यू क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू? एग्जांपल लेते. रेवेन्यू मीन्स इनकम बाय द बिजनेसमैन, इनकम बाय द बिजनेसमैन बाय रेगुलर एक्टिविटी. इसको आप ऐसे कर सकते हो, it occurs due to regular activity. जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी होती है उससे ये जनरेट होता है. दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. एग्जांपल है इसका हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके बारे में. एक एग्जांपल यहां जैसे ये मार्केट में यूज कर रहा हूं. मान लो मेरा जो बिजनेस है वो इसकी डीलिंग करना है, इसकी सेल को परचेज करना है, ये मेरी डीलिंग है बिजनेस की. ठीक है, तो इससे रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? ये मार्कर मेरे लिए, मेरी इसकी कॉस्ट पैसे 10 रुपीज. कितनी है कॉस्ट? 10 रुपीज. ओके, और इसकी सेलिंग प्राइस जो होती है उसको मैं लेता हूं 15 रुपीज. इसकी सेलिंग प्राइस क्या है मेरे लिए? 15 रुपीज. अब बात करते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है. अगर ड्यूरिंग दैट ईयर मैंने 1000 मार्कर सोल्ड किए, कितने मार्कर बेचे मैंने? 1000 मार्कर. तो व्हाट इज द रेवेन्यू फॉर मी? तो रेवेन्यू कैसे हुआ? सेलिंग कितनी हुई? 1000 मार्कर्स. ओके, तो हम बात करते हैं रेवेन्यू की. रेवेन्यू कितना हुआ? तो रेवेन्यू विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 15,000
15,000 rupees. It is my revenue. Means मार्केट सेल करना मेरी रेगुलर एक्टिविटी है, और इस सेलिंग से जो भी मुझे इनकम होता है, जो भी मेरा मुझे मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. हाउ मच आई एम गेटिंग थ्रू द सेल. सेल से मुझे कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कि कितना पैसा आपने जनरेट करा, कितना कैश आपने जनरेट करा, कितना आपके पास पैसा आया, उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू. क्लियर. रेवेन्यू देखो यहाँ पे सेलिंग, फिर से एग्जांपल समझना इसको अच्छे से. मार्केट की सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज. और ड्यूरिंग दैट ईयर मैंने 1000 मार्केट सोल्ड किए, तो व्हाट विल बी द रेवेन्यू. रेवेन्यू विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज. 15,000 रुपीज विल बी द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस फॉर मी. मेरे लिए क्या रहेगा, रेवेन्यू. सेकेंड पॉइंट मेरा आता है इनकम का, कि इनकम क्या है. ये रेवेन्यू को डिफाइन किया मैंने. इट अकर्स ड्यू टू द regular activity and income. What is the income? Income क्या होती है. Income is excess of revenue over cost price. This is the proper definition of income. क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू का आधिक्य, रेवेन्यू का एक्सेस किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो होता है, दैट इज कॉल्ड इनकम. इसी एग्जांपल में देखिए, आपकी रेवेन्यू कितनी हुई, 15,000. कॉस्ट कितना होगा, 10,000. देन व्हाट विल बी द इनकम, 5,000 रुपीज. तो अब इनकम को कैसे डिसाइड करेंगे. इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस. तो हम इसको ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. अब इसी एग्जांपल में हम कैसे करेंगे, रेवेन्यू कितना हो अपना 15,000, कॉस्ट कितनी है 10,000. सो आवर इनकम विल बी रुपीज 5,000 इज आवर इनकम. ये हमारी क्या हुई, इनकम. तो पहले बताओ रेवेन्यू और इनकम क्लियर हुआ बेटा अपना. रेवेन्यू क्या होता है, ये जो रेगुलर एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट करते, कैश जनरेट करते, दैट इज आर वट एवर वी आर गेटिंग ड्यू टू द रेगुलर एक्टिविटी, दैट इज आर रेवेन्यू. क्लियर. इसी एग्जांपल में हमारा 15,000 का रेवेन्यू हुआ. बात करते हैं इनकम. इनकम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम. इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस. जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे जितना एक्सेस में आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग ओवर द कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड इनकम. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड इनकम. नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट. अगला जो पॉइंट हमारा आता है प्रॉफिट. हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं कि इनकम और प्रॉफिट दोनों सिमिलर होते हैं. बिल्कुल सही बात है. बोथ वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल. दोनों इंटरचेंजेबल है. हम प्रॉफिट की जगह इनकम को यूज कर सकते हैं, इनकम की जगह प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं. बट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट. एक छोटा सा डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, वो मैं डिफाइन कर देता हूं आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. इनकम को आपने देखा, इनकम इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस. अब प्रॉफिट को भी इसी डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं कि प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट प्राइस in a particular accounting period. In a particular accounting period. This is the proper definition of profit. Okay? हम दोबारा से रिवाइज करते हैं. तीनों चीज को दोबारा से समझना बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं लोग, कंफ्यूजन. तो पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं. रेवेन्यू क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू द रेगुलर एक्टिविटी. व्हाटएवर वी आर गेटिंग ड्यू टू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी. रेगुलर एक्टिविटी कौन सी आती है बेटा, बिजनेस एक्टिविटी. तो इट अकर्स ड्यू टू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज रेवेन्यू. ओके. इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा आपको मिल रहा है, दैट इज इनकम. हम बात करते हैं प्रॉफिट की.
प्रॉफिट एंड इनकम बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों को एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर प्रॉफिट को प्रॉपर डिफाइन करें कि प्रॉफिट कैसे डिफाइन करा जाएगा, तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस इन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल जो होगा उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट में कंसीडर करेंगे। क्लियर? ओके, तो रेवेन्यू क्लियर हुआ हमारा, इनकम क्लियर हुआ, देन प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट वन इज गेन। हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, गेन एंड लॉस। गेन एंड लॉस। नेक्स्ट वन इज गेन। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों सिमिलर ही है, गेन का मतलब भी फायदा, प्रॉफिट का मतलब भी फायदा। बिल्कुल सही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, प्रॉफिट का मतलब भी फायदा होता है और गेन का मतलब भी फायदा होता है। लेकिन प्रॉफिट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट, कॉस्ट से ज्यादा जितना भी आपका रेवेन्यू है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन हम गेन की बात करते हैं, तो गेन कहां से जनरेट होता है, it generated from irregular activity of business, irregular activity of business। ये कहां से जनरेट होता है बेटा, जो बिजनेस की इरेगुलर एक्टिविटी होती है वहां से जनरेट होता है। आप इसको सिंपली ऐसे कह सकते हो कि गेन इज जनरेटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन से आप गेन को जनरेट कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट ऑल ईयर, पूरे साल का क्रिएट करेगा, तो पूरे साल का एक साथ जनरेट करेगा, वो क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, वो भी कौन सी होती है, इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं होती है। क्लियर? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। कोई भी एसेट्स आपने सेल करी, उससे जो इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। बिकॉज ऑफ असेट्स सेल करना इज नॉट द रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। असेट्स को सेल करना कोई भी रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है, जैसे मान लो परचेज सेल होता है, वो रेगुलर एक्टिविटी होती है। लेकिन असेट्स को सेल करना इज नॉट द रेगुलर एक्टिविटी, इससे आपको कोई प्रॉफिट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। यहां हम कह सकते हैं इनकम रिसीव ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट होता है तो उसको भी क्या बोलेंगे, गेन। It is occurred due to the irregular activity of the business। कौन सी एक्टिविटी, irregular activity। बट प्रॉफिट कहां से होता है, रेवेन्यू के कॉस्ट के डिफरेंस से होता है। रेवेन्यू क्या कहां से आता है, रेगुलर एक्टिविटी से आता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, रेगुलर एक्टिविटी से, और गेन कहां से जनरेट होता है, इरेगुलर एक्टिविटी से। अब रेगुलर और इरेगुलर कैसे डिफाइन करेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन that are the regular activity, which are not the part of business operation, that are irregular activity। लास्ट पॉइंट हमारा आज का आता है लॉस। हम डिस्कस करेंगे लॉस के बारे में। लॉस, लॉस क्या होता है, 10 रुपए का मार्केट था, 8 में बेच दिया, दैट इज लॉस। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, प्रॉफिट को हमने डिफाइन करा कि प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस। लॉस का इसका जस्ट ऑपोजिट डिफाइन कर दो, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर द रेवेन्यू। बिल्कुल सही है, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर रेवेन्यू, दैट इज लॉस। मार्केट का 10 रुपए का, सेल कर दिया 8 में, 2 रुपए का लॉस। बिल्कुल सही है, क्लियर। तो लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ कॉस्ट और द रेवेन्यू। अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लॉस को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। एक तो होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अब यहां मैं वापस वही चीज रिपीट
डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रेगुलर एक्टिविटी से अगर कुछ होता है दैट इज नॉर्मल लॉस, और जो इरेगुलर एक्टिविटी से होता है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कैसे होता है बेटा? ड्यू टू द रेगुलर एक्टिविटी, और एबनॉर्मल इरेगुलर। ओके, इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं? लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, etc. These are the basic example of abnormal loss. बाकी जो रेगुलर एक्टिविटी से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस बोलेंगे, नॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो क्लियर बेटा? लॉस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसे होता है? जब रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जब आपकी रेवेन्यू से कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो आपका नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ड्यू टू द इरेगुलर एक्टिविटी। इरेगुलर एक्टिविटी जो बिजनेस का पार्ट नहीं होती, बिल्कुल फ्लड हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, फायर हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, अर्थक्वेक इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। इनसे जो लॉस होता है दैट आर एबनॉर्मल लॉस। क्लियर एवरीवन? आई होप यू विल क्लियर ऑल द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इन पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इनको। कैपिटल, सबसे पहले क्या है? कैपिटल एन अमाउंट which is invested by an owner in business in any way like cash, stock, machine, building, etc. This is the capital. Now drawing means whatever taking by a businessman from the business for personal use. जब भी कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करेगा बिजनेस से, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। इट कैन बी कैश, it can be goods, it can be any assets, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर? इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट प्राइस। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा आप रिसीव करते हो वो आपके लिए क्या है? इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट प्राइस इन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक पूरे साल में आपने कितना इनकम किया, दैट इज द प्रॉफिट। गेन, गेन और प्रॉफिट दोनों सिमिलर है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। क्या होता है इनका? गेन का मतलब होता है गेन इज जनरेटिंग बाय इरेगुलर एक्टिविटी। जो बिजनेस की इरेगुलर एक्टिविटी, वहां से इसको क्या करते हैं कि which is generating by the individual transaction। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से जो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है नहीं है, वो क्या होता है? गेन। लॉस, लॉस क्या होता है? लॉस इज एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर द रेवेन्यू, दैट इज लॉस। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसे होता है? ड्यू टू द रेगुलर एक्टिविटी, जो बिजनेस रेगुलर स्टेप परचेज करता है उससे जो, उसको नॉर्मल लॉस कहेंगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है? It is generated by the irregular activity. Irregular activity. इसके एग्जांपल्स हम क्या क्या ले सकते हैं? लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक एंड एक्सेट्रा। These are not the part of our business. Okay? So loss generated by these is not the abnormal loss. Clear everyone? Next part में बाकी की जो अकाउंटिंग टर्म्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको क्लियर करना। डाउट है आप मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।